बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी शब्द जो है स्टडी, लोगस शब्द से बना ये स्टडी। ये जो है साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जीव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी जो है लैमार्क और ट्रेविनस जो है 1800 ईस्वी में किए थे इसका इस्तेमाल। फिर एक ग्रीक फिलोसोफर जो है जिसका नाम एरिस्टोटल है, जो कि उनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। और फिर बायोलॉजी का उस समय से 3 ब्रांच हुआ, और बायोलॉजी का 3 ब्रांच में एक बॉटनी आया, जूलॉजी आया, माइक्रोबायोलॉजी आया। बॉटनी में जो है, बॉटनी शब्द का मतलब होता है हर्ब, मतलब प्लांट, ये सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना रहता है। फाइटोलॉजी शब्द जो है थियोफ्रास्टस जो है, इनको बॉटनी का फादर बोला जाता है। थियोफ्रास्टस जो है बॉटनी का फादर हैं। और जूलॉजी, जू इसका मतलब होता है एनिमल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, तो उसी से जूलॉजी शब्द बना, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी बोल दिया गया। माइक्रोबायोलॉजी, ये जो माइक्रो का मतलब होता है मिनट, मतलब कि थोड़े समय के लिए छोटे छोटे जो जीव जंतु के बारे में जो पढ़ाई होता है, जो हम उनको आँख से अपने देख नहीं सकते हैं, इतना वो छोटे होते हैं, इसीलिए ये सब जो है माइक्रो शब्द का इस्तेमाल किया गया। और बायो का मतलब होता है लाइफ, जो छोटे छोटे जीव के लाइफ के बारे में जो स्टडी होता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और ये जो है एंटोनी वान लीवेनहॉइक जो है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा गया था एक अपने से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे छोटे जीव इस माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। और उसी में से एक बैक्टीरिया है जो कि हम अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, अपनी आँख से देख नहीं सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से। लिविंग और नॉन लिविंग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है इस बात पर भी विवाद होते रहा है कि लिविंग पहले आया है कि नॉन लिविंग पहले आया है। कुछ का कहना है कि लिविंग आया है, कुछ का कहना है कि नॉन लिविंग आया। तो उस पर भी बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिबेट किए इसके ऊपर। तो फिर अभी तो कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लिविंग जो है नॉन लिविंग चीज़ के हेल्प से ही जीता है। जैसे कोई लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग के बिना नहीं जी सकता है, और नॉन लिविंग जो है उसका बढ़िया से अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता बिना लिविंग थिंग्स के बिना, और ना ही उसका यूज किया जा सकता है नॉन लिविंग थिंग्स का बिना कोई लिविंग के। तो लिविंग बींग्स जो है और नॉन लिविंग से जो है, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म के प्रेजेंस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर स्ट्रक्चर, या फिर न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, मतलब कोई लिविंग थिंग्स है तो उसके अंदर ये सब होगा ही होगा। अगर वो नहीं है तो उसके अंदर ये सब देखने को नहीं मिलता है, कहा जाए सिंपल भाषा में। तो अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो वो तो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, मेटाबॉलिज्म उसके होते रहेगा, शरीर में ग्रोथ होते रहेगा, रिप्रोडक्शन होते रहेगा, वो लोग करेगा ही करेगा। तो लिविंग में यह सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स को पहचानने का, कि उसके कैरेक्टर को हम लोग इसी तरह से पहचानते हैं कि वो जीव है कि निर्जीव है। तो इसी में कुछ दिया गया है कि लिविंग का शेप और साइज कैसा होता है। तो इसका कोई एक अपना साइज और अपने ही शेप का वो होता है। जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है
कि कोई भी लिविंग थिंग्स है, जैसे इंसान, तो इंसान एक अप्रोक्सिएट में देखा जाए तो कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन वो जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक रेंज अगर देखा जाए उस रेंज से ज़्यादा नहीं कोई मिलेगा। और नॉन लिविंग जो है उसका कोई शेप साइज कोई अपना होता नहीं है, वो कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल इसलिए लेते हैं कि उनका यूटिलाइज हो, बॉडी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लिविंग में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, और मेटाबॉलिज्म में जो है दो चीज़ आते हैं, कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। ये दोनों ही इसमें होते हैं लिविंग में। बल्कि देखा जाए कि नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। एक्सक्रेशन लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं करता है। रिप्रोडक्शन लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं करता है, उसमें नहीं होता है। एडेप्टेबिलिटी लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। न्यूट्रिशन लिविंग को चाहिए, नॉन लिविंग को नहीं चाहिए। मोमेंट एंड लोकेशन लिविंग जो है अपना मूवमेंट भी करता है, उसका लोकेशन भी होता है। जैसे प्लांट एक लिविंग है तो उसका लोकेशन हो गया। ह्यूमन एनिमल बर्ड्स ये सब लिविंग है, ये लोग मूवमेंट भी करते हैं। और बाकी नॉन लिविंग में देखा जाए तो उसमें कोई एक मैकेनिकल मूवमेंट हम लोग नहीं देख सकते हैं अभी। वो अलग बात है कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देकर हम उसमें उसको मूवमेंट और लोकेशन चेंज कर दे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रेस्पिरेशन जो है लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। उसी तरह से स्टिमुली का रेस्पॉन्स लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। ये सब जो है लिविंग नॉन लिविंग में देखा जाता है। हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, टी ऑफ एडाप्टेबिलिटी, एक्सक्रेशन, लाइफ साइकिल, ये सब टॉपिक्स को हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है it is the physical basis of life. All the metabolic activity occurs inside the protoplasm. It is the most dynamic features of living being. कह रहा है कि कोई भी फिजिकल जो हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा फिजिकली काम जो हम लोग करते हैं तो वो सब जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ही आता है, और वो सब प्रोटोप्लाज्म के ही अंदर होता है, जिससे हम लोग कुछ डायनेमिक फीचर्स या जो भी हमारे आदत या गुण जो भी है उसी के तरह से हम लोग हमारा बिहेवियर ये सब उसी पर डिपेंड करता है। तो लाइफ जो है डिपेंडेंट होता है एक डायनेमिक नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर, कहा जा सकता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के बिना कोई भी फिजिकल हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी फिजिकल हम लोग करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म के ही कारण करते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो प्रोटोप्लाज्म के ही कारण होता है। तो ये सब हमारा एक डायनेमिक फीचर्स है जो हर एक लिविंग बींग्स के अंदर होता ही है। सेल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हर लिविंग बींग जो है वो सेल से बना हुआ है, या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो या कोई भी ऐसा जीव हो, उस बिना सेल स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता है। सेल स्ट्रक्चर से ही कोई भी लिविंग बना होता है, तो चाहे वो एक सेल से बना हो या बहुत ज़्यादा सेल से बना हो, जिसको बोला जाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से जो बना होता है यूनिसेलुलर और एक से ज़्यादा से जो बना होता है मल्टी सेलुलर होता है। तो हम लोग का जो भी ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है वो सब सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। और जो भी मेरा बॉडी पार्ट्स बना हुआ है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है, फिर उससे टिश्यू बनता है छोटे छोटे सेल से, टिश्यू से फिर ऑर्गन से फिर एक ऑर्गेनिज्म का
फॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छी तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन ये सब भी चीज़ों का रोल जो है प्ले होते रहता है, क्योंकि बिना सेल का कोई लिविंग हो ही नहीं सकता है। अगर कोई लिविंग है तो सेलुलर उसके अंदर होगा ही होगा। वो सेल उसको बोला जाता है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को बोला जाता है। कितना लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सेल कहने का मतलब सेल एक ऐसी छोटी इकाई है जो हमारे बॉडी को एक तरह से कहा जाए तो उसका स्ट्रक्चर दे रहा है। और बॉडी के स्ट्रक्चर देने के बाद हमारा बॉडी जो बन जाता है, कोई भी ऑर्गन्स बन जाता है हमारा बॉडी का, तो वो फंक्शन भी करना शुरू कर देता है। तो वो सेल का देन है कि आज हम लोग कोई खा रहे हैं कोई चीज़ को उठाकर या कहीं चल, तो वो सेल से बना हुआ है और उस तरह के काम वो कर रहा है। जैसे कि नॉन लिविंग नहीं मूवमेंट कर सकता है, नहीं कुछ इधर उधर मतलब कि मूवमेंट होगा उसका, और ना ही वो फिर कुछ रेस्पिरेशन या फिर ना ही रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन लिविंग में ये सब होता है, वो कर सकता है। न्यूट्रिशन के बात अगर बोला जाए तो न्यूट्रिशन तो हर लिविंग को ज़रूरत है, ज़रूरी भी है, इसलिए कि न्यूट्रिशन के बिना कोई जो है कुछ काम कर नहीं सकता है। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है लिविंग बीइंग को एनर्जी के लिए चाहिए होता है, और इसीलिए हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है हमारा बॉडी में। तो सब न्यूट्रिशन का ही देन है। एनर्जी जो हम लोग फूड से लेते हैं उसी को न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स से लेते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये सब को लेते हैं हम लोग जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है और कोई काम कर सकते हैं। प्लांट जो है फूड बनाता है वाटर से, मिनरल से, CO2 से, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मदद से बनाता है। प्लांट में ऐसा बनता है न्यूट्रिशन। मेटाबॉलिज्म टोटल जो हमारा केमिकल रिएक्शन, जितना भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब मेटाबॉलिज्म में ही आता है। उसमें या तो फिर कोई सब्सटेंस बन रहा है तो एनाबॉलिज्म है, अगर नहीं तो अगर कोई सब्सटेंस केमिकल के थ्रू अगर वो ब्रेक हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जो होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है कि ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी लिविंग बींग्स के लिए। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिलीज़ करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसमें एनर्जी जो होता है, कोई भी फूड में का जो एनर्जी स्टोर होता है, और कोई भी ऐसा अलग अलग जो हम लोग काम करते हैं, वो रेस्पिरेशन कहीं दिया हुआ है। क्योंकि हम कोई भी काम करते तो हमारे बॉडी में वो रेस्पिरेशन होते रहता है, ठीक, हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन होते रहता है, जिससे कोई भी एनर्जी का हम लोग बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। मूवमेंट, जितने भी लिविंग हैं वो जो मूवमेंट करते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग है जो मूवमेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें मूवमेंट करते हुए नहीं भी दिखाई देते हैं। जैसे कोई अपने फूड को खोजने के लिए, सर्च फॉर फूड के लिए लोग जो हैं इधर उधर मूवमेंट करते हैं। जैसे कोई बर्ड इधर मूवमेंट अगर कोई बर्ड कर रहा है, इसका मतलब की है कि वो अपने फूड को खोज रहा है। ह्यूमन अगर इधर उधर कहीं मूवमेंट कर भी रहा है तो वो अपने शेल्टर होने के लिए कर रहा है, अपने मेट के लिए कर रहा है, अपने दोस्ती, अपने संबंधी, ये सब को देखने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी लिविंग है जो बिना मेट के जी नहीं सकते हैं, तो मेट के बिना लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक ना तो एक किसी के साथ रहना ही पड़ता है लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए।
प्लांट जो है अपना मूवमेंट को शो करते हुए नहीं दिखाई दे, उसका मूवमेंट शो करते हुए हमको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट जो है एक ऐसा ऑर्गेन्स है जिससे अगर उस वो सिर्फ एस्टिमुली कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, सनलाइट ले सकता है, लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता है। रेस्पिरेशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन हम लोग की तरह नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक तरह से माना जाता है रिप्रोडक्शन वो भी करता है। प्लांट में ये सब गुण है, सिर्फ मूवमेंट वो नहीं करता है। तो मूवमेंट जो है लिविंग करता भी है और नहीं भी करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मैकेनिकली मूवमेंट करता है, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं कर सकता बिना कोई हेल्प के। ग्रोथ ग्रोथ देखा जाए तो हमारा जो शेप, साइज, वेट जो लिविंग का बढ़ता है उसी को ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ होता है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है किसी भी चीज़ का ग्रोथ। प्लांट में किसी भी चीज़ का अगर ग्रोथ हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कारण होता है। लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो डिफिनाइट होता है, वो रुक जाता है, एक सर्टेन एज पर जाकर ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ होते रहता है। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म सभी लिविंग बीइंग करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने प्रजीवनी को उत्पन्न करने के लिए, कि हमारा संसार में हमारे जाने के बाद कोई हमारे जैसा हो जो रोल प्ले करे यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन हर लिविंग करते हैं, ये नेचर का ही देन है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इसी को कहा जाता है कि अपने जैसा किसी को यहाँ एक तरह से लाना, जो कि वो भी इस तरह के नेचर में रोल प्ले कर सकें, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेंसिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी अडेप्टिबिलिटी जो है और सेंसिटिविटी ये सभी लिविंग में होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि ऑल लिविंग बीइंग कैन सेंस ऑल द चेंजेस अकरिंग अराउंड देम, मतलब जो भी हमारे अराउंड में जो भी चेंजेस होंगे उसको सेंसिटिविटी कह सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा चेंजेस जो होता है उससे हमको कुछ न तो कुछ सेंस आता ही आता है, और जो चेंजेस होता है वो हमारे अडेप्टिबिलिटी के लिए ही होता है। तो सेंसिटिव अलग अलग तरह के कंडीशन में हो सकते हैं, अडेप्ट भी उसका भी एक अलग कंडीशन भी हो सकता है, ठीक। जिसको जिस तरह के एडेप्टेशन में रहना है वो उसी तरह के एडेप्टेशन में वो अडेप्ट कर सकता है। एक्सक्रेशन लिविंग जो होते हैं लिविंग बीइंग वो एक्सक्रेशन भी करते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को हम अपने बॉडी से रिमूव करवा देते हैं, उसी को एक्सक्रेशन कहा जाता है। मतलब कोई खराब चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर है उसको बाहर निकाल दिया जाना। तो लिविंग बीइंग में देखा जाए तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को एक्सक्रेशन कहा जाता है। और टॉक्सिक मटेरियल रिमूवल जब हो जाता है हमारे बॉडी से, हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ही वो होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी से करता है एक्सक्रेशन, क्योंकि अगर एक्सक्रेट नहीं होगा तो हमारा बॉडी डैमेज हो जाएगा। अधिकतर लोग जो है किडनी फेल इसलिए होते हैं कि एक्सक्रेशन के कारण उनका इतना ज़्यादा बॉडी में वेस्ट मटेरियल आ जाता है कि वो उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से किडनी फेल हो जाता है। लाइफ साइकिल कोई भी लिविंग हो उसका लाइफ साइकिल होता है और उतने ही लाइफ साइकिल में रोल प्ले करता है, उसके बाद उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। उसका लाइफ स्पेंड होने के बाद वो ख़त्म, उसका फिर अब दूसरा कोई अगर होगा तो वो रोल प्ले करता है उतना उसका जितना लाइफ साइकिल होगा। फिर उसके बाद अगर वो उसका कोई होगा तो वो भी अपना
लाइफ साइकिल करेगा और फिर वो चला जाएगा। तो लाइफ साइकिल एक तरह से कहा जाए तो एक प्रोसेस है, और डिफिनाइट लाइफ साइकिल होते हैं। और लाइफ साइकिल बर्थ बर्थ रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली डेथ फिर बाद में हो जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं वो स्टेडी स्टेट होते हैं, और उसी को बोला जाता है होमियोस्टैसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी हैं, एक स्टेडी स्टेट में, सीधे एक स्टेट में जो होते हैं उसको होमियोस्टैसिस बोला जाता है। पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक। और वो भी एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है उसके द्वारा, और ये इन्वायरमेंट से ही होता है। जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये सब के अंदर ये सब जो है पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, अपने बॉडी टेम्परेचर ये सब को मेंटेन करके रखता है। वो जितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इन्वायरमेंट से। होमियोथर्मिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन तो करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिकली वो मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मैमल्स भी आएंगे, ठीक। एप्स हो गया, एप्स में बर्ड्स ये सब आते हैं। हिबरनेशन जो है, जिसको हाइबरनेशन भी बोला जाता है, हाइबरनेशन उसको बोलते हैं जो जीव लंबे समय तक विंटर स्लीप में होता है। लॉन्ग विंटर स्लीप में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोला जाता है हिबरनेशन। समर स्लीप में भी कितना हो सकता है, विंटर स्लीप में भी कितना हो सकता है। वो हिबरनेशन एक प्रोसेस है, मतलब कि कोई जीव ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक सोए हुए रहते हैं बर्फीले जगह पर या फिर कोई गर्मी में, इसलिए कि अपने एनर्जी को बचाने के लिए, कि उनका एनर्जी खर्च ना हो। जैसे कोई पोलर बियर है, वो बर्फीले जगह पर रहता है, वाइट पोलर बियर, तो वो जो है हिबरनेशन प्रोसेस में होता है, क्योंकि वो सोया हुआ रहता है, क्योंकि वो ऐसे जगह पर उनको खाने के लिए नहीं मिलता है कुछ, तो एनर्जी को बचाने के लिए जो है लॉन्ग विंटर स्लीप में होता है। कुछ ऐसे भी है जो समर स्लीप में भी होता है। लाइफ साइकिल ऐसे देखा जाए तो हम लोग भी अगर कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो हम लोग का एनर्जी खपत हो जाता है, और काम नहीं करते तो हम लोग को खाने का भी मन नहीं करता, एनर्जी ख़त्म नहीं होता इसके कारण से। लाइफ साइंस refers to the broad study of living organism। लाइफ साइंस जो है, जीव विज्ञान, ये हमको ये सिखाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लें, और उसी को बोला जाता है लाइफ साइंस। और साइंस का बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारे होते हैं, ठीक। मेनली यही तीन हम लोग पढ़ते हैं और यही तक जानते हैं। लेकिन अब बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइफ के बारे में जो पढ़ाई होता है, इसलिए। फिजिक्स में भी इस तरह के होता है, कुछ होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ना के मात्रा है, ख़त्म ही समझिए। केमिस्ट्री में कुछ होता है हमारे लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़, लेकिन बायोलॉजी में हमारा हर चीज़ लाइफ से ही रिलेटेड है। कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो हमारा लाइफ से रिलेटेड नहीं हो। ये नेसेसरी होता है पढ़ने के लिए, हम लोगों को लाइफ साइंस के बारे में पढ़ने के लिए, और वो जो है हमें बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ही मिलता है पढ़ने के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो सब के सब जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वाटर में घुल जाता है, और वो भी आयंस के फॉर्म में, मतलब चार्ज के फॉर्म में, प्लस माइनस चार्ज के फॉर्म में, और हमारा लाइफ एक्टिविटी जो है उसी के इन्फ्लुएंस में होते रहता है। पीएच पीएच जो होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो मेंटेन होता है एसिड बेस के द्वारा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। अगर एसिड बेस ना रहे और एसिड रहे बेस ना रहे तो नहीं बराबर हो सकता, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एसिड बेस दोनों रहे तो दोनों बरकरार अगर रहे तो एक के देखा जाए कि वो नॉर्मल रह सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होते हैं, या अंदर में हो या बाहर में हो, सेल के कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होते हैं अंदर या बाहर, दोनों में से किसी में भी, तो वो जो है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के ही कारण होते हैं। लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग डिफिनाइट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस। लाइट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स वाले पैटर्न में अगर देखा जाए तो वहाँ पर लिविंग बीइंग जो है अपने एनर्जी को एक्सचेंज करते रहता है अपने सराउंडिंग के साथ, मतलब कि उसके आसपास में जिस तरह के होगा उस तरह से वो जो है उसी तरह से अपने एनर्जी को एक्सचेंज करते रहता है। एग्जाम्पल में ओपन सिस्टम ले लीजिए, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम वाले में वो ओपन रहता है, क्लोज सिस्टम वाले में वो ओपन नहीं रहता है। इसमें दोनों दो तरह के जीव होते हैं, एक का ओपन सिस्टम वाले लिविंग होते हैं, क्लोज सिस्टम वाले लिविंग होते हैं। साइंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस इन कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। जो हमारा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को साइंस में इसलिए लाया गया कि वो एनालाइजिंग कर सके कोई भी बायोलॉजिकली डाटा को, मतलब वो देख सके कि वो कितना जो है बायोलॉजिकली डाटा का एनालाइजिंग हुआ है। तो मैथमेटिक्स में ही हो सकता है, और ख़ास करके स्टैटिस्टिक्स में के हेल्प से ही होगा मैथमेटिक्स, इसलिए वो मैथ भी आ जाता है साइंस में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा है, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्लास मतलब क्या होता है। क्लास का मतलब होता है कि अलग अलग कर देना एक तरह से, जैसा 1 क्लास अलग पढ़ता है, 2 क्लास अलग पढ़ेगा, 3 क्लास अलग, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लास बाय क्लास सबका डिवीज़न कर दिया गया है, इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऐड टू द स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कौन सा वो कैटेगरी में आता है, अलग अलग कौन सा कैटेगरी में आता है, अलग अलग तरह के जीव, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है टैक्सी शब्द से टैक्सो बना है, तो टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमोस का मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग कोई भी लॉ या अरेंजमेंट के बारे में, लॉ का जो अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब कि इसमें हमको एक लॉ बनाया गया है कि उस लॉ के अनुसार जो है इसको इस ग्रुप में बांट दिया जाए और दूसरे को है उसको अलग ग्रुप में बांट दिया जाए। तो उसी का जो अरेंजमेंट किया जा रहा है एक लॉ बना कर कि इस लॉ से देखा जाए तो इसको इस अरेंजमेंट में होना चाहिए, इसको इस अरेंजमेंट में होना चाहिए, इसके करेक्टरिस्टिक में ये है। तो वैसे ही पूरा क्लासीफाई कर दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किसके ग्रुप में आता है। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे,
ठीक। और कैरोलस लिनांकस जो है एक स्कीम ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का बोला है, यानी कैसे कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उसका कर दिया जाए और उसको उस तरह के ग्रुप में डाल दिया जाए। उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर भी लाए, मतलब कि जो जीव इस तरह से रिलेटेड होगा उसका उसका नाम होगा इस ग्रुप में रहने वाले का, इससे रिलेटेड। तो सभी को देख कर लोग जो हैं और सोच समझ कर उसके गुण को, उसके विचार को, उसके हैबिट को देख कर लोग बांट दिए और उसको उस तरह के ग्रुप में शामिल कर दिए। तो ये लोग साइंटिस्ट का काम यही था और वो करके हम लोग को अब पढ़ने के लिए इजी करती हैं कि हम लोग अब समझ सकें कि मोनेरा मतलब कि इस मोनेरा में ये क्वालिटी होता है, अगर इस तरह के क्वालिटी है मतलब वो मोनेरा में है, अगर वो इस तरह के क्वालिटी है तो प्रोटिस्टा में है, इस तरह के क्वालिटी है तो फंगी में है। तो इसी तरह से बांट दिए ग्रुप बाई ग्रुप कि हम लोग ईजिली समझ सकें, ईजिली हम लोग को अंडरस्टैंड हो सके कि वो मतलब उसके बारे में हम लोग गौर कर सकें और बहुत ज़्यादा अब उससे भी आगे हम लोग कुछ खोज कर सकें। इसके लिए इनका कोई ये पर्पस नहीं था कि आप पढ़ो ज़्यादा ये वो डिस्टेंट, नहीं, इनका पर्पस था कि आप उसके बारे में नॉलेज ले लो ज़्यादा, आपको इजी हो समझने में, इसके कारण से वो किया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर उनके अनुसार देखा जाए तो जितने भी लिविंग हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर और अलग अलग होते हैं सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा अलग है, हमारा कोई और होगा उसको अलग होगा, कोई और फ्रेंड होगा तो उसका अलग होगा, इसी तरह का उसको उस ग्रुप में डाल दिया गया है। तो सभी जीव के साथ ऐसे ही करके उसको उस तरह के ग्रुप में डाल दिया गया। जैसे कि देखिए हम लोग का ह्यूमन में क्या होता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक। तो अगर वो अल्लाह को पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद में कर रहा है, कोई गुरुद्वारा में कर रहा है, कोई गिरजाघर में कर रहा है, तो ये जो यहाँ यहाँ पूजा कर रहा है तो उसको भी एक तरह से वो बांट दिए हैं। उसी तरह से सभी लिविंग बींग्स को बांट कर लोग इजीली कर दिए कि वो समझ में आ सके, अंडरस्टैंडिंग हम लोग का बढ़िया हो सके, ये उनका पर्पस था। तो एक या एक से ज़्यादा अगर वे किसी में भी अलग अलग हो तो उसको उस तरह के ग्रुप में कर दिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर उस ऑर्गेनिज्म का, और उस ऑर्गेनिज्म को उस कैटेगरी में करने के बाद वो लोग एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किए और उसमें बुक है जिसमें स्पेसीज और प्लांट्रम के बारे में, मतलब बहुत सारे प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम, ये सब बहुत सारे दिया गया और उसी नाम से लोग ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए, पूरा इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सभी दुनिया के लोग इसी नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे मेढक का नाम साइंटिफिक नेम होगा तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंडिया के लोग जो हैं सब जानते हैं, ठीक। या इंडिया के आउट में अगर जाते हैं कोई विदेश तो वहाँ पर भी अगर उस तरह के नाम से बोला जाए तो लोग उनको पहचान लेंगे कि वो मेढक के बारे में बात कर रहा है, फ्रॉक के बारे में बात कर रहा है। तो एक साइंटिफिक नेम भी दे दिया गया साइंस में कि वो लोगों को पहचानने में तकलीफ ना हो, ठीक। जैसे देखिए एक जेनेरिक नेम भी दिया गया है लोगों को, एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, ठीक। स्पेसीज नेम भी दिया गया, मतलब वही साइंटिफिक नेम में वही आ गया, जेनेरिक नेम, स्पेसीज नेम, ये सब दे दिया गया कि उनको पहचानने में तकलीफ ना हो। जेनेरिक नेम जो है कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और स्पेसीज नेम जो है स्मॉल लेटर के साथ ही शुरू हो जाता है। तो आप इजीली समझ जाइएगा, जहाँ पर कैपिटल लेटर देखिएगा आप समझिए कि वो क्या है, जेनेरिक नेम है उसका। उसका जेनेरिक नेम का माने वो जेनेटिक नेम है, उसका उसका वो आया हुआ नाम है जो उस जनरेशन से फिर इस जनरेशन, फिर इस जनरेशन से उस जनरेशन में आया हुआ नाम है, मतलब उसी का वो जेनेरिक नेम बोल दिया गया। ये स्पेसीज नेम मतलब कि अगर कोई बर्ड का स्पेसीज है, ठीक, तो बर्ड में किस तरह के स्पेसीज है,
कहने का मतलब ये हुआ कि वो स्पेसीज में गोरैया के प्रजाति से है, या फिर मोर के प्रजाति से है, या फिर कुछ और भी जितने भी बर्ड हैं वो सब के हैं, इनका ये मतलब था। तो एक वो भी नाम दे दिया गया। तो ये जेनेरिक और स्पेसिस नेम जो दिया गया ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख कर दिया गया, उनके लाइफ स्टाइल को देख कर दिया गया। और ये 1-2 दिन में नहीं कोई कर दिया, उसको बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग उसको बांटा। तो देखिए, कैपिटल नेम में समझ जाइए कि जेनेरिक नेम है उसका, शुरू होने वाला कैपिटल लेटर से जो होगा, और स्मॉल लेटर से जो शुरू है मतलब कि वो स्पेसिस नेम उसका है। अब जैसे हम आपको बताएंगे, जूलॉजी नेम जो है कॉमनली हम लोग हाउस फ्लाई बोलते हैं मक्खी को। अगर उसका देखा जाए साइंटिफिक नेम तो मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है। तो इंडिया के लोग तो मान लेते हैं कि हाउस फ्लाई से भी काम चला लेंगे, ठीक, या फिर जो साइंस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं हो वो भी समझ जाएंगे हाउस फ्लाई मतलब मक्खी। लेकिन इंडिया के बाहर वहाँ पर शायद वो हाउस फ्लाई नहीं हो, कुछ और नेम से बोलता भी हो, ठीक, कुछ और लैंग्वेज में बोलता हो उसको, इसीलिए इसका एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया मस्का डोमेस्टिका। आप मस्का डोमेस्टिक जहाँ भी बोलिएगा आप सब समझ जाएगा साइंटिफिक नेम है किसका, मक्खी का। फिर उसी तरह से ह्यूमन का नाम दे दिया गया। कहीं आदमी को आदमी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कितना और भाषा में बोलता होगा, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई अलग अलग भाषा में बोलता होगा, लेकिन हम लोग आदमी बोल रहे हैं। तो उसी तरह से होमोसेपियन नाम दे दिया गया उसका। अब होमोसेपियंस जो नहीं भी जान रहा है कि आदमी है कि क्या है, लेकिन होमोसेपियन समझे, सुन लिया मतलब समझ जाएगा कि वो आदमी का ही बात कर रहा है, ह्यूमन का ही बात कर रहा है। बोटैनिकल नेम भी दिया गया है, जैसे वीट का, गेहूं का, हम लोग यहाँ गेहूं बोल रहे हैं, कहीं और जगह पर गेहूं के कुछ और नाम से बोलता होगा। लेकिन जैसे हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोल देंगे ना तो समझ में आ जाएगा उन लोगों को कि ये साइंटिफिक नेम बोल रहा है वीट का, गेहूं का, वो लोग समझ जाएगा, इसलिए यह नाम भी दिया गया। कंपैरिजन ऑफ 5 किंगडम प्रपोज बाय द विटाकर 1969। देखिए, ये कंपैरिजन मतलब करके लोग जो है 5 किंगडम को लाए, और ये 5 किंगडम को लाने का जो लाया है उसका नाम है विटाकर। विटाकर भी बोलते हैं इसको, और कितना विटकर भी बोलता है। तो इंग्लिश से उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से लोग बोल देते हैं, ठीक। इंडिया में विटाकर बोल देगा, बाहर में कुछ और बोलेगा, इंडिया में विटाकर भी बोल देगा लोग, ठीक। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह के वहाँ लैंग्वेज होता है, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बोलने में। फीचर्स मोनेरा का देखेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा का देखेंगे, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया। देखिए मोनेरा जो है, इसमें टाइप ऑफ सेल जो होता है ना प्रोकैरियोटिक होता है, और एक देखिए सेल जो होता है 2 तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को ही बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और मल्टीसेलुलर को ही बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टीसेलुलर है। मतलब कि एक सेल से जो बना है वो प्रोकैरियोटिक है, और एक से ज़्यादा जो बना है वो यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक वाला में न्यूक्लियस के बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है वो, ठीक है। इसके न्यूक्लियस जो होता है उसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है मोनेरा में, एक ये इस तरह का टाइप ऑफ सेल होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। फंगी जो है यूकैरियोटिक है, और प्लांटिया यूकैरियोटिक है, और एनिमलिया भी यूकैरियोटिक। एनिमल है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा सेल से बना होगा, तो फिक्स है कि वो क्या होगा,
यूकैरियोटिक प्लांट, प्लांट क्या बहुत बड़ा बड़ा इसका बॉडी पार्ट्स होता है, तो समझ में ही आ रहा कि बहुत सारे सेल से बना होगा तभी तो। फंगी वो भी से उसमें भी बहुत सारे सेल से बना होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा भी है, न्यूक्लियस के साथ इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ठीक, तो ये भी यूकैरियोटिक है। सिर्फ एक जो है मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक होता है, और इसी में है जो सब आ जाता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसी में आते हैं। अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे हैं, लेकिन कहा जाए कि जो एक सेल से बना हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो मोनेरा में आता है। इसमें सेल वाल देखा जाए तो कोई सेल वाल नहीं होता है मोनेरा में। ठीक, ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है, मतलब कि ग्लूकोज इसमें बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटिस्टा जो है कुछ प्रेजेंट होते हैं इसमें सेल वाल, लेकिन उसमें नहीं होता है, मोनेरा में सेल वाल नहीं होता है। फंगी में होता है, क्योंकि ये चिटिन से बना होता है, चिटिन से बना होता है। और प्लांटिया में ये जो है सेलुलोज से बना हुआ है, तो इसमें भी होता है सेल वाल। और एनिमलिया में नहीं होता है सेल वाल। कोई एनिमल में देखें आप सेल वाल होता ही नहीं है। प्लांट ये सब के बात किया जाता है, बैक्टीरिया ये सब, बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब में देखा जाता है। छोटे छोटे जीव में, प्लांट में, ये सब में सेल होते हैं, सेल वाल होता है उसके सेल में।